हेलो दोस्तों, अगर शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी तो पब्लिक उनके स्टेच्यू को तोड़ क्यों रही थी? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 30% रिजर्वेशन को घटाकर 5% कर दिया था तो फिर शेख हसीना को देश छोड़कर टाटा बाय बाय करने की नौबत क्यों आती है? कभी सोचा नहीं था बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका जैसा होने वाला है, लेकिन ये पॉसिबल हुआ। इसकी वजह जानते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और मुझे भी आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लगभग जुलाई 2024 से प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसको मेनली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ही लीड कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट इस वजह से शुरू हुआ क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स ने 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए रखा था, जिन्होंने 1971 लिबरेशन वॉर में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। इस कोटा सिस्टम को 1972 में शेख हसीना के पिता जब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की सरकार ने शुरू में तो स्टूडेंट की डिमांड्स को खारिज कर दिया था। ज्यादा प्रोटेस्ट होने के कारण बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस कोटे को 30% से कम करके 5% कर दिया था, लेकिन स्टूडेंट को यह मंजूर नहीं था। उनका मानना था कि 5% भी हटा देना चाहिए। सबका सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब के लिए बिना किसी कोटा सिस्टम के मेरिट के आधार पर होना चाहिए। उनका मानना था कि आजादी तो फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई, लेकिन रिजर्वेशन उनके पोते पोतियों को क्यों मिल रहा है? तू समझा? फिर शेख हसीना प्रोटेस्टर्स को संबोधित करते हुए कहती है कि अगर 1971 के वॉर के फ्रीडम फाइटर्स के पोते पोतियों को अगर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकार्स के पोते पोतियों को मिलेगा? মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? সেটা আমার প্রশ্ন, দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন, যে রাজাকার নাতিপুতিরা সবকিছু পাবে, মুক্তিযোদ্ধারা পাবে। बस ये स्पीच जैसे आग में घी डालने का काम करती है। কে who are you? আমি কে who am I? রাজাকার কে বলেছে who said so স্বৈরাচার ডিক্টেটর। दोस्तों, रजाकार्स उनको कहा जाता था जो 1971 के वॉर के दौरान पाकिस्तानी सेना के साथ मिले हुए थे, और बांग्लादेशी के लिए ये शब्द काफी इंसल्टिंग था। Razakar probably doesn't mean much to you, but in Bangladesh it's highly offensive. Oh no! अभी तक तो शांति से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन 15 जुलाई 2024 को स्थिति बिगड़ जाती है क्योंकि शेख हसीना सरकार की आवामी लीग से जुड़े छात्र लीग और पुलिस दोनों मिलकर स्टूडेंट्स के ऊपर हमला कर रही थी। दोस्तों, ये छात्र लीग एक प्रकार से हसीना सरकार के गुंडे ही थे जो हथियार लेकर सरेआम घूम रहे थे। Bangladesh Chatra League, which is the student body affiliated with the government, and they say that they have seen the eyewitnesses say that their members they were armed with rods, sticks, clubs, some were even holding revolvers, and they did not discriminate between men and women. They attacked all students. फिर दोनों में वायलेंट क्लेशेस देखने को मिलते हैं और उसी अकेले दिन में 6 लोगों की जानें जाती है। The government has ordered schools and universities to close indefinitely. Days of protests leave 6 people dead and many more injured. फिर क्या, स्टूडेंट तो झुकने वाले थे नहीं। उन्होंने बिना किसी डरे इन सब चीजों का सामना किया। They can make their decisions after killing us. We're ready to die right now. If they want to kill us, they can do it. We wanted to talk, but now they will have to make their decisions once we're dead. और सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोला बारूद, आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। इससे कई लोग घायल हुए और मौतें भी हुई, जिससे स्थिति और भी भड़क गई। तब तक के प्रोटेस्ट ने उग्र रूप ले लिया था। इन दोनों तरफों की झड़प में प्रोटेस्टर और पुलिस को मिलाकर लगभग 300 लोगों की जानें जाती है, और उसमें भी जितने भी स्टूडेंट की जानें गई और घायल हुए, उनके लिए स्टूडेंट ने कहा कि शेख हसीना हमसे माफी मांगे, और पुलिस वाले और शेख हसीना के छात्र लीग ने जो किया उसके लिए जस्टिस की मांग भी की। ऐसा माना जाता है कि प्रोटेस्ट सिर्फ एक कोटा सिस्टम को हटाने के लिए ही नहीं था, बल्कि करप्शन और हसीना सरकार की गद्दी न छोड़ने की जीत और अपोजिशन मुक्त देश बनाने की साजिश के लिए भी था। फिर बांग्लादेश की गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं थकती है। उनको आर्मी उतारने की नौबत आन पड़ती है। अपने ही लोगों के खिलाफ कर्फ्यूज लगा दिए जाते हैं और इंटरनेट शट डाउन कर दिया जाता है। बांग्लादेश में माहौल काफी उथल पुथल वाला हो जाता है। शेख हसीना के अग्रेसिव दावपेच और घायल लोगों की बढ़ती संख्या से माहौल
काफी डर वाला हो जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हसीना सरकार को काफी क्रिटिसाइज किया और हसीना सरकार पर दबाव ज्यादा होने लगा। She must resign. And she must face trial. And not only Sheikh Hasina, her whole cabinet and the government must resign. दबाव तो और बढ़ने वाला है, आगे सुनते जाओ। आगे हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है दोस्तों। आर्मी प्रोटेस्ट को दबाने से इनकार कर देती है। जनरल वकारुज्जमा इन सब चीजों को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने एक मीटिंग में तय किया कि कर्फ्यू के दौरान वो किसी भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे। जनरल वकारुज्जमा शेख हसीना को इन्फॉर्म करते हुए कहते हैं कि आर्मी उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर दबाव डालने में अब उनका साथ नहीं देगी। फिर शेख हसीना का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, दबाव चारों ओर से घेर लेता है। फिर वो घड़ी आती है 5 अगस्त 2024 को। रिजाइन करके उनको बांग्लादेश से टाटा बाय बाय करना पड़ता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई। Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and fled the country. वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन ये नहीं हो पाया। उनको बांग्लादेश से भागना पड़ता है। आर्मी ने शेख हसीना को उनके ढाका के ऑफिशियल रेसिडेंस से बाहर निकालने के लिए एक आर्मी हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करती है और फिर वो वहां से इंडिया में एंटर होती है। फिर वो लंदन के लिए असाइलम मांग रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद जैसे फ्रीडम निकल के लोगों के सर पे चढ़ जाती है, हूबहू श्रीलंका जैसे हाल देखने को मिलते हैं। कोई अंडरगारमेंट के साथ फोटो खिंचवाता हुआ दिख रहा है, तो कोई घर पे खाने के लिए फीस ले जाता हुआ दिख रहा है। जिसके हाथ में जो भी आता है वो ले जाता हुआ दिख रहा है। खैर, अंधाधुंध लूटफाट मचती है, तोड़फोड़ की जाती है। बांग्लादेश के फाउंडर मुजीबुर रहमान के स्टेचू को तोड़ा जाता है। यहाँ पर एक सवाल आता है दोस्तों, तो क्या ये सब करने वाले प्रोटेस्टर्स ही थे? जवाब है शायद नहीं। इसमें डिफरेंट ग्रुप्स के लोग शामिल थे दोस्तों। जो मेजोरिटी प्रोटेस्टर्स थे वो सुधार और जस्टिस चाहते थे और उनका फोकस शांति से प्रोटेस्ट करना था। इस डिस्ट्रक्शन वाले माहौल के बीच किसी तीसरे ओपोर्चुनिस्ट लोगों ने आके चोरी और तोड़फोड़ करने के लिए स्थिति का फायदा उठाया। फिर वकारुज्जमान देश को संबोधित करते हैं और देश को स्थिर करने के लिए और प्रोटेस्टर्स की मांगों को पूरा करने और जो भी मारे गए लोग हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए अंतरिम गवर्नमेंट बनाने की घोषणा करते हैं। We have decided to form an interim government which will now run the country. We are now going to meet the Honourable President and will discuss its formation. और आज मोहम्मद यूनुस वहाँ के पीएम बन चुके हैं और शेख हसीना की विरासत का यहाँ पर लगभग अंत होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।